हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट लेक्चर में हमने प्लानिंग से रिलेटेड सभी चीज़ें कवर कर दी है फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट सब्जेक्ट में। आज की वीडियो में हम ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो कवर करेंगे। तो व्हाट इज़ ऑर्गेनाइजिंग, मतलब मैनेजमेंट में ऑर्गेनाइजेशन का क्या काम है, फिर डेफिनेशंस देखेंगे ऑर्गेनाइजिंग की, इंपॉर्टेंस क्या है ऑर्गेनाइजेशन का बिजनेस में, उसके प्रॉपर प्रोसेस, टाइप्स जिसमें फंक्शनल एंड डिविजनल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। एंड यहाँ पे टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस भी देखेंगे जहाँ पे फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हम कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम जो डेलीगेशन एंड अथॉरिटी से रिलेटेड, सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन से रिलेटेड जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो व्हाट इज़ ऑर्गेनाइजिंग इन द मैनेजमेंट। जब हमने प्लानिंग के जो वीडियोस देखे तो आपने वहाँ से समझ आया होगा आपको कि एक्चुअल में जो प्लान करा है उसको प्रॉपर वे में अब हमें ऑर्गेनाइज भी तो करना पड़ेगा। मैंने प्लान तो बना दिया कि मुझे इतने परसेंटेज के लिए इतना मैंने गोल सेट किया है कि मुझे इतने परसेंटेज आने चाहिए, लेकिन उसके अकॉर्डिंग मुझे सभी चीज़ें ऑर्गेनाइज भी तो करनी पड़ेगी। तो वही मेन पार्ट प्लानिंग के बाद का सबसे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, तो इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग पीपल टू वर्क टुगेदर एंड अकम्प्लिश अ कॉमन गोल। जो हमने कॉमन गोल सेट करे हैं तो वहाँ पे सभी लोगों को इकट्ठा करना है कि वो सब एक साथ उसी डायरेक्शन में वर्क करे ताकि हमारे जो गोल सेट करा हुआ है वो हमारा अचीव हो पाए। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एक्टिविटीज़ टू बी परफॉर्म, ग्रुपिंग दिस एक्टिविटीज़। हमने पहले तो क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी एक्टिविटीज़ हमने परफॉर्म करनी है और उस एक्टिविटी को हमने ग्रुप में डिवाइड करना है। ठीक है, एंड इनटू द वर्क यूनिट्स, असेंबलिंग टास्क फॉर द वेरियस जॉब पोजीशंस, और उसके अकॉर्डिंग हमने जॉब पोजीशन आइडेंटिफाई करनी है एंड उस जॉब के लिए हमने रूल्स बनाने हैं एंड एस्टैब्लिशिंग द अथॉरिटी, और उस रूल्स को हम किस तरह से परफॉर्म करनी है उसके लिए अथॉरिटी, जो ऑथोराइज्ड पर्सन है उसको अपॉइंट करना होगा एंड उसके लिए हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी होगी। तो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों साथ साथ चलेगी एंड द रिलेशनशिप अमॉन्ग देम। तो और वो जो टॉप लेवल एंड जो लोअर लेवल के बीच का जो रिलेशन है वो किस नेचर का होगा वो भी हमें ऑर्गेनाइजेशन में पता चलेगा। तो डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, तो फर्स्ट डेफिनेशन है ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग ग्रुपिंग the activities of the enterprise and establishing the authority relationship among them। ठीक है, प्रॉपर एक ग्रुपिंग करना है एक्टिविटीज़ को एंड उसके अकॉर्डिंग हमने रिलेशनशिप मेंटेन करके चलना है और रिलेशन हमने मेंटेन करना है। इन परफॉर्मिंग द ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन द मैनेजर डिफाइन, डिपार्टमेंटाइज एंड असाइन द एक्टिविटीज सो दैट दे कैन बी मोस्ट इफेक्टिवली एग्जीक्यूट। तो वहाँ पे मैनेजर का मेन रोल आ जाएगा कि वो डिफाइन करेगा कि इसका क्या रोल है और उसके अकॉर्डिंग उसको कौन सी एक्टिविटीज़ असाइन करनी है। फिर सेकंड डेफिनेशन है कि ऑर्गेनाइजिंग इज अ फंक्शन बाय विच द कंसर्न इज एबल टू डिफाइन द गोल पोजीशंस, द जॉब रिलेटेड एंड द कोऑर्डिनेशन बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी कि अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में हमें कोऑर्डिनेशन करके चलना है। जिस बंदे के पास जितनी अथॉरिटी है उतने के लिए ही वो रिस्पॉन्सिबल रहेगा। ठीक है, तो ये रोल पोजीशन के लिए भी ऑर्गेनाइजिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग and grouping activities of the enterprise and establishing the authority relationship among them। तो ये सबसे ज़्यादा सही डेफिनेशन है। अगर आपको एग्जाम में एक डेफिनेशन तो ऑब्वियसली लिखनी होगी, आप इंट्रोडक्शन के बाद डेफिनेशन लिखते हैं तो वहाँ पे ये छोटी सी डेफिनेशन आपको अच्छे मार्क्स दिला सकती है। तो ऑर्गेनाइजिंग इज़ द प्रोसेस जहाँ पे हमने डिफाइन करना है और ग्रुपिंग करनी है एक्टिविटीज़ को, जिसके लिए हमने जो गोल सेट करे हैं और वो फुलफ़िल करने के लिए हमें जो लोग चाहिए उसको बीच में हमें रिलेशनशिप मेंटेन करके रखना है। फिर इंपॉर्टेंस क्या है ऑर्गेनाइजेशन का इन द बिजनेस, तो फर्स्ट बेनिफिट ऑफ द स्पेशलाइजेशन। तो इससे क्या होगा कि डिवाइड कर देंगे हम यूनिट्स को उसके अकॉर्डिंग डिपार्टमेंट में। देयर इज डिवीजन ऑफ वर्क लीड टू द स्पेशलाइजेशन इन वेरियस एक्टिविटीज़ ऑफ द कंसर्न। जैसे कि अगर हमारे कॉलेज में कोई फेस्ट है, ठीक है, अगर आपके कॉलेज में कोई फेस्ट सेलिब्रेट होता है तो वहाँ पे भी जैसे ग्रुपिंग करी जाती है ना कि ये डांस वाले लोग हैं या ये जो गाना गाएंगे उनके लिए है या फिर अलग अलग एक्टिविटीज़ के लिए, तो उनके अकॉर्डिंग ग्रुप बनाए जाते हैं कि जहाँ पे स्टूडेंट वो 5-7 स्टूडेंट है वो पर्टिकुलर इसी एरिया में वो वर्क करेंगे। तो उनको वो एरिया पसंद है इसलिए उन्होंने वो चूज़ करा है, तो उसके अकॉर्डिंग उनको वो एक्टिविटी सौंपी जाएगी एंड उनको उसी एरिया में काम करना होगा।
और बाकी चीज़ों में उनको इंटरफेयर नहीं करना है, तो वो जो इस एरिया में वो स्पेशलाइजेशन में है उस एरिया में वो काम करेंगे, तो इससे ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। फिर क्लैरिटी इन वर्क रिलेशनशिप, तो वहाँ पे उनको क्लैरिटी रहेगी कि मुझे सिर्फ जो डांस ग्रुप है उसमें भी सोलो डांस एंड ग्रुप डांस है, तो उसमें भी 2 पार्ट होंगे। तो अगर मैं ग्रुप डांस में हूँ, अगर मेरा जो नाम है मैंने ग्रुप डांस में लिखवाया है, तो मैं सिर्फ ग्रुप डांस पे ही फोकस करूँगा कि उससे रिलेटेड जो भी क्वेरीज है तो वहाँ पे जो भी उनको प्रॉप वगैरह चाहिए रहेंगे तो वो मैं उसको प्रोवाइड करवा सकूँ। तो उनको इट मीन्स क्रिएट कोऑर्डिनेशन अमंग डिफरेंट डिपार्टमेंट ऑफ द एंटरप्राइज, जहाँ पे उनको डिफरेंट डिपार्टमेंट के बीच में कौन सा रिलेशनशिप मेंटेन करके चलना है वो भी यहाँ पे पता चलेगा। एवरी एम्प्लॉयज़ नो हिज सुपीरियर फ्रॉम होम ही हैज़ टू टेक द ऑर्डर। यहाँ पे वर्किंग रिलेशनशिप की अगर बात है तो क्लैरिटी रहेगी कि किस सुपीरियर से हमने एम्प्लॉय को पता होगा कि किस सुपीरियर से हमने ऑर्डर लेना है एंड टू हुम ही हैज़ टू रिपोर्ट, और किस को हमने रिपोर्ट करना है। दिस वर्किंग रिलेशनशिप हेल्प इन फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड हेल्प टू अवॉइड द कन्फ्यूजन। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं रहेगा कि मुझे ए को ही ए से ऑर्डर लेना है और बी को सबमिट करनी है रिपोर्ट, तो मुझे क्लियरिटी रहेगी ऑर्गेनाइजेशन की मदद से। फिर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन एंश्योर दैट ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज इन ऑर्गेनाइजिंग working is assigned as a per skill and knowledge. The clarity in job in advance of what the employees are supposed to avoid confusion and motivate employee to put that the best. तो रिसोर्सेज का यहाँ पे मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकते हैं कि मुझे जिस स्पेशलाइज में हूँ, मतलब जो एम्प्लॉय जिस चीज़ में स्पेशलाइज है उसको वही एरिया सौंपा जाए, जिसकी मदद से क्या होगा कि ज़्यादा वेस्टेज नहीं होगी चीज़ों की। अडप्शन टू द चेंज, तो जहाँ पे द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग अलाउ द ऑर्गेनाइजेशन टू accommodate changes in the business environment. Thus, organizing provide flexibility and stability of organization. It help an organization to survive and grow despite people leaving and joining. ठीक है, तो यहाँ पे जो अगर मैं जिस एरिया में सूटेबल नहीं हूँ, अगर मुझे वो एरिया दे दिया जा रहा है तो उससे क्या होगा कि मैं उस वर्किंग एनवायरनमेंट में फिट नहीं हो पाऊँगा, तो उससे क्या होगा कि मैं बार बार जॉब चेंज करूँगी, तो मेरे लिए और ऑर्गेनाइजेशन दोनों के लिए सही नहीं होगा। तो इससे क्या होगा कि अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपरली हुआ है तो उसकी मदद से जिस एरिया में जो बंदा सूटेबल है वो फिट हो, इस तरह से ही उनका मैनेजमेंट काम करता है। फिर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड क्लियर डिस्क्रिप्शन ऑफ द जॉब्स एंड वर्किंग रिलेशनशिप। तो उनको पता होगा जब हमने ज्वाइन करा तो तभी हमें पूरी रूल्स बुक दे दी जाती है या फिर रूल्स बताए दिए जाते हैं कि आपको कहाँ किस तरह से कैसे वर्क करना है, तो जिससे क्या होगा कन्फ्यूजन नहीं होगा, अवॉइड हो जाएगा एंड डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं हो पा। ठीक है कि मैंने भी वही काम स्टार्ट करा और दूसरे बंदे ने भी वही काम स्टार्ट करा और मैंने भी फिनिश करा उसने भी फिनिश करा, लेकिन उसका कुछ मतलब नहीं होगा क्योंकि वो काम एक ही बार होना चाहिए था, फिर भी डबल बार हो गया, तो उससे रिसोर्सेज का वेस्टेज हो जाएगा और उतने वर्किंग आवर भी ख़राब हो गए ना, तो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होगा अगर प्रॉपर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन की मदद से। तो फिर डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनल, in the process of organizing, managerial person is trained to acquire wide experience in diverse activities through the delegation of the authority. Delegation allow manager to reduce their work by assigning future jobs to subordinate. It also give time to concentrate in important work. तो यहाँ पे पर्सनल मतलब वहाँ पे काम करने वाले लोगों का डेवलपमेंट हो सकता है, जहाँ पे जो मैनेजर है अगर अपना जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो डेलीगेट कर दे। डेलीगेशन से हम क्या समझ रहे हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और को दे दे और वो ऐसी काम में ध्यान दे जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उस काम से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो उस काम पे वो फोकस करें। और जो डेलीगेशन दे दी है तो वो नया काम होगा उस एम्प्लॉय के लिए, तो वो काम करेगा, तो उससे मदद से क्या होगा कि उसको भी एक्सपीरियंस उस एरिया में मिल जाएगा। फिर एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ इज टोटली डिपेंड on how effectively and smoothly it work. The organization process create favorable condition for expansion and diversification of enterprise by enabling it to divide from existing norms and taken up upon new challenges. तो expansion and growth के लिए भी organization सबसे ज़्यादा काम कर रहा है कि किस तरह से डिपार्टमेंट स्मूथली वर्क कर पाए, उस तरह से एनवायरनमेंट वो क्रिएट करके रहेगा। फिर प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से होगा, स्टेप 1 में हम आइडेंटिफाई करेंगे डिवीज़न ऑफ वर्क का, फिर डिपार्टमेंटलाइजेशन होगा, फिर हम असाइन करेंगे ड्यूटीज़ एंड एस्टैब्लिश रिपोर्ट
रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। तो एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट क्या करेंगे, आइडेंटिफाई एंड डिवीज़न ऑफ वर्क। तो जो जिस एरिया में माहिर है हम उसको उस एरिया में सौंप देंगे, वो एरिया उनको दे देंगे, जिससे क्या होगा, डुप्लीकेशन एंड वेस्टेज नहीं होगा एंड हमारी स्किल एनहांस होगी। फिर डिपार्टमेंटलाइजेशन में क्या होगा, once identification is division of work are done, the next step is to combine group related activity into the unit and department. This process of grouping similar and related activity into group of large independent unit of और इंडिपेंडेंट इज नॉन ए डिपार्टमेंटलाइजेशन। तो यहाँ पे पूरी डिपार्टमेंटलाइजेशन की डेफिनेशन ही है कि यहाँ पे क्या होगा कि जो सिमिलर नेचर की जॉब्स है, मतलब एक्टिविटीज़ है, उनको एक ग्रुप में डिवाइड कर देंगे, जिसकी मदद से क्या होगा कि एक प्रॉपर पूरा एक डिपार्टमेंट क्रिएट हो जाएगा। तो ग्रुपिंग में बी डन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, प्रोडक्ट एंड कस्टमर। तो ये भी ध्यान रखनी है कि ग्रुपिंग के भी टाइप्स है, जहाँ पे फंक्शन के बेसिस पे, प्रोडक्ट के बेसिस पे एंड ग्रुप कस्टमर की बेसिस पे डिपार्टमेंटाइजेशन होता है। फिर हम क्या करेंगे, थर्ड स्टेप पे असाइन द ड्यूटी। हमने पहले आइडेंटिफाई कर दिया कि किसको कौन सा काम देना है, फिर डिपार्टमेंटाइजेशन हो गया। फिर हम असाइन करेंगे ड्यूटीज़ के जैसे में क्या होगा, ड्यूटी शुड बी असाइन बेस्ड ऑन द नॉलेज, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एंड कैपेबिलिटी ऑफ द इंडिविजुअल। यहाँ पे इंडिविजुअल की पर्सनल कैपेबिलिटी पे, जैसे कि जिस वर्क के लिए जो डिग्री वगैरह चाहिए या एक्सपीरियंस चाहिए, नॉलेज चाहिए, उसको वहीं पे असाइन हो, ठीक है। तो यहाँ पे उस पर्सन को उसके अकॉर्डिंग जॉब मिल जाए। फिर होगा इस्टेब्लिशिंग रिपोर्ट रिलेशनशिप। आफ्टर असाइनिंग ड्यूटी द नेक्स्ट स्टेप इज़ टू क्लियरली डिफाइन ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉयज़। वहाँ पे फिर क्या होगा, उस बंदा वो अपॉइंट हो गया, अभी उसको उसकी ऑथोरिटी कितनी है उसके पास और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ पे है, किसको उसको रिपोर्ट करनी है, वो सब उसको समझाया जाएगा। तो पूरा ये 4 स्टेप से हमने प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखा, जहाँ पे आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, डिपार्टमेंटाइजेशन, असाइनमेंट ऑफ द ड्यूटी एंड एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। फिर टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में फर्स्ट फंक्शनल एंड डिविजनल, 2 टाइप में है। तो फंक्शनल, जहाँ से नाम से पता चल रहा है कि जहाँ पे वेरियस एक्टिविटीज़ आर क्लासिफाइड इनटू सेवरल फंक्शन। तो फंक्शन के बेसिस पर एक्टिविटीज़ को क्लासिफाई करा गया है, जैसे कि डिपार्टमेंट इज़ क्रिएटेड एंड प्लेस अंडर द चार्ज ऑफ द फंक्शनल एक्सपर्ट। तो जहाँ पे फंक्शनल एक्सपर्ट बंदे को अपॉइंट करा जाएगा। For example, production, sales, finance are the basic function of the manufacturing enterprise. This function may be classified into various sub-functions जैसे कि रिपेयर, मेंटेनेंस, क्वालिटी एंड कंट्रोल। तो मोस्टली किस फंक्शन के, प्रोडक्शन या सेल्स या फाइनेंस, इस टाइप के फंक्शन बेसिस पर उसको डिवाइड करते हैं। जहाँ पे ये सबसे पहले किसने ये कॉन्सेप्ट दिया था, FW टेलर ने। FW टेलर पर भी मैंने वीडियो बनाई है, तो वो भी आप प्लेलिस्ट में जाकर अच्छे से देख लीजिएगा, FOM में आपको मिल जाएगी, फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट में। He recommended the appointment of specialized different position that the subordinate may serve or receive order from the several specialists and manager working over there। तो वहाँ पे जो बंदे को किस बंदे से ऑर्डर मिलना चाहिए वो इसमें क्लासीफाई करा गया है। ये कहाँ पे फंक्शनल स्ट्रक्चर कहाँ पे सबसे ज़्यादा सूटेबल होगा, जहाँ पे डाइवर्सिफाइड एक्टिविटी, मतलब बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ हो रही है, एक से ज़्यादा एक्टिविटीज़ है, एंड ऑर्गेनाइजेशन का जो साइज़ है वो लार्ज नेचर का है, एंड द टास्क रिक्वायर हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन, और सबसे ज़्यादा स्पेशलाइजेशन की रिक्वायरमेंट होगी। मतलब अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को हैंडल करने के लिए जो मैनेजर है वो उस नेचर की स्पेशलाइजेशन उसके पास होनी चाहिए। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, तो स्पेशलाइजेशन इसका एडवांटेज है इफेक्टिव कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हो, इम्प्रूव उसकी मदद से इम्प्रूव एंड एफिशिएंसी होगी, अवॉइड डुप्लीकेशन अवॉइड हो जाएगा, इजी ट्रेनिंग है एंड प्रॉपर अटेंशन होता है इसकी मदद से। डिसएडवांटेजेस क्या है फंक्शनल स्ट्रक्चर का, कि फंक्शनल एम्पायर, मतलब प्रॉपर वहाँ पे एक ग्रुपिंग हो जाती है कि प्रोडक्शन वाले किसी और पर फिर ध्यान नहीं देते। फिर डिफ़िकल्टी इन कोऑर्डिनेशन में डिफ़िकल्टी हो जाती है, क्योंकि वो अपने अपने एरिया में ही रह रहे हैं फंक्शन के अकॉर्डिंग। डिफ़िकल्ट टू होल्ड अकाउंटेबल एंड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड इनफ्लेक्सिबल नेचर का हो जाता है। एक एक करके देखते हैं एडवांटेजेस में, जैसे कि स्पेशलाइजेशन, तो बिकॉज ऑफ एम्प्लॉय परफॉर्म सिमिलर वर्क विद इन डिपार्टमेंट एंड इट्स इम्प्रूव देयर एफिशिएंसी। तो यहाँ पे प्रमोट स्पेशलाइजेशन के बेसिस पे करते हैं कि वो जिस एरिया में काम कर रहा है उस एरिया में उसको कितना और अच्छे से वो काम कर सकता है। फिर इफेक्टिव कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जहाँ पे फंक्शनल स्ट्रक्चर प्रमोट इफेक्टिव कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन विद इन अ डिपार्टमेंट ड्यू टू द सिमिलर वर्क ऑफ वर्क इंडिविजुअल। तो विद इन ही डिपार्टमेंट है, मतलब प्रोडक्शन के अंदर के जो काम है वो सेम नेचर के ही होंगे, तो वहाँ पे सिमिलरिटी ऑफ वर्क होगी, जहाँ पे
डिपार्टमेंट बीइंग क्लोजली टाइड टुगेदर सो दैट डेवलप अ लिंक बिटवीन ईच अदर। फिर इम्प्रूव इफ़िशेंसी, जहाँ पे एक्सपर्ट एंड एक्सपीरियंस ऑफिसर आर स्पेशली अपॉइंटेड फॉर ईच फंक्शनल डिपार्टमेंट। तो वो हर डिपार्टमेंट के लिए हर फंक्शन के अकॉर्डिंग स्पेशलाइज पर्सन अपॉइंट होते हैं। एंड अवॉइड डुप्लीकेशन होगा, जिसकी मदद से कि क्योंकि जहाँ पे जो विच लीड्स टू इकोनॉमिक्स ऑफ द स्केल एंड रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन। तो यहाँ पे कॉस्ट कम हो जाएगी और वेस्टेज नहीं होगा एंड हमारा इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल बढ़ेगा। फिर ईजी ट्रेनिंग है, इट मेक द ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉय ईजी एज फोकस ओनली लिमिटेड रेंज ऑफ द स्किल। यहाँ पे हमें पता है कि सिर्फ अगर प्रोडक्शन अगर डिपार्टमेंट है तो वहाँ पे उस डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग एक ही बार हमने ट्रेनिंग उनको प्रोवाइड करवानी है और उसके अकॉर्डिंग उनको स्किल एनहांस हो जाएगी। तो इजी ट्रेनिंग मेथड है। फिर प्रॉपर अटेंशन, जहाँ पे फंक्शनल स्ट्रक्चर एंश्योर दैट डिफरेंट फंक्शन गेट ड्यू अटेंशन। तो यहाँ पे उनको प्रॉपर अटेंशन मिलेगा फंक्शन के अकॉर्डिंग। डिसएडवांटेज क्या है, फंक्शनल एम्पायर, जहाँ पे क्या होगा, नॉट नो देयर ऑर्गेनाइजेशन गोल। यहाँ पे उनको प्रॉपर बड़ा जो ऑर्गेनाइजेशन का एक्चुअल गोल है वो नहीं पता होगा, उनको सिर्फ अचीव करना होगा डिपार्टमेंटल गोल। फिर डिफ़िकल्टी इन कोऑर्डिनेशन लिमिटेड हो जाएगा, क्योंकि इट मेक्स द कोऑर्डिनेट डिफ़िकल्ट बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट के लिए मुश्किल होगा। जहाँ पे प्रोडक्शन वाले सेल्स डिपार्टमेंट से बात करनी होगी तो थोड़ा डिफ़िकल्ट नेचर का हो जाएगा। डिफ़िकल्ट टू होल्ड अकाउंटेबल, जहाँ पे पर्टिकुलर डिपार्टमेंट अकाउंटेबल इफ़ द ऑर्गेनाइजेशन गोल इज़ नॉट क्लियर। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ कंपनी हैज़ नॉट अचीव सेल्स टारगेट देन देर इज़ नो सर्टेन रीज़न फॉर द फेलियर टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन गोल। जहाँ पे अकाउंटेबल डिफ़िकल्टी हो जाएगी कि आपने ये गोल क्यों अचीव नहीं करे, तो उसके लिए हमारे पास कोई आंसर नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे फिर होगा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, जहाँ पे फंक्शनल स्ट्रक्चर में लीड टू कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू और मोर डिपार्टमेंट इफ़ देयर इंटरेस्ट इज नॉट अचीव। फॉर एग्जाम्पल, इफ द सेल्स डिपार्टमेंट इंसिस्ट टू कस्टमर फ्रेंडली डिज़ाइन which is not acceptable to the production department, then such disagreement is harmful to the organization as a whole। जहाँ पे सेल्स डिपार्टमेंट एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के बीच कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है किसी चीज़ की वजह से, तो वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल के लिए अच्छा नहीं होगा। फिर इनफ्लेक्सिबल नेचर का है, जहाँ पे जो टॉप मैनेजमेंट ने डिसाइड करा है वो एज अ रिजल्ट दे कैन नॉट बी शिफ्टेड टू द अदर डिपार्टमेंट और अनदर पोजीशन। तो जो उन्होंने पहले से ही डिपार्टमेंट बना दिए फंक्शन के अकॉर्डिंग, तो उनको फिर बार बार किसी और डिपार्टमेंट में शिफ्ट नहीं कर सकते हैं। फिर है डिविजनल स्ट्रक्चर, फंक्शनल देखा, अब डिविजनल, तो उस यहाँ पे नाम से पता चलेगा कि डिवीज़न यहाँ पे वन डिपार्टमेंट देन इट्स टर्म एज डिविजनल ग्रुप बना दिया जाएगा। दिस टाइप स्ट्रक्चर इज सूटेबल फॉर द लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। अंडर दिस मेथड द सेपरेट डिपार्टमेंट इज क्रिएटेड फॉर ईच मेजर प्रोडक्ट। सूटेबल कहाँ पे होगा, जहाँ पे प्रोडक्टिव सोर्स हो गए, व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन ग्रो एंड नीड टू ऐड मोर एम्प्लॉयज़, व्हेन इट इज़ इंपॉर्टेंट टू डिटरमाइन द प्रॉफिट एंड लॉस मेड बाय द प्रोडक्ट लाइन, एंड व्हेन द एंटरप्राइज क्रिएट मोर डिपार्टमेंट एंड इंट्रोड्यूस न्यू लेवल ऑफ द मैनेजमेंट। तो डिविजनल नाम से पता चल रहा है कि प्रॉपर अलग डिवीजन डिपार्टमेंट बना दिया जाता है जो हेडेड बाय द डिविजनल मैनेजर हु हैज़ टू कैरी ऑल द फंक्शनल एक्टिविटी रिलेटेड टू द डिपार्टमेंट। तो प्रॉपर जो डिपार्टमेंट उनको सौंपा गया है उसके अंदर आने वाले हर फंक्शनल एक्टिविटीज़ उस मैनेजर को सौंपी जाएगी। अगर डिविजनल स्ट्रक्चर अपना रही है ऑर्गेनाइजेशन, तो उसके लिए एडवांटेज क्या है, प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन उनको मिलेगा, करेक्टर अकाउंटेबिलिटी है, फ्लेक्सिबल नेचर का है, एक्सपेंशन एंड ग्रोथ तो वहाँ पे देखने को मिलेगी। उसके डिसएडवांटेज क्या हो गए, डिपार्टमेंट कॉन्फ्लिक्ट तो होगा ही एंड कॉस्टली भी है, एंड इग्नोर ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट, जहाँ पे इस तरह से उनको क्या कर रहे हैं कि अलग अलग डिविजनल बना रहे हैं। जैसे कि हमने फंक्शनल में भी देखा था, जहाँ पे अलग अलग फंक्शन के अकॉर्डिंग उनको क्लासीफाई करा गया है। एडवांटेज क्या है, प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन उनको मिलेगा, स्पेशलाइजेशन इन पर्टिकुलर प्रोडक्ट बिकॉज ऑल एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू वन प्रोडक्ट आर ग्रुप्ड इन वन डिपार्टमेंट। जो एक नेचर के प्रोडक्ट है उनको एक ग्रुप बना दिया जाता है, एक डिपार्टमेंट के अंदर उनको सबमिट करा जाता है। ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी है, जहाँ पे इन डिविजनल स्ट्रक्चर ईच प्रोडक्ट डिपार्टमेंट इज ट्रीटेड एज अ प्रॉफिट सेंटर। हर को प्रॉफिट सेंटर के अकॉर्डिंग ही माना जाता है। प्रॉफिट सेंटर में क्या होगा, जहाँ पे वो कॉस्ट एंड रेवेन्यू दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। सो द डिपार्टमेंट मैनेजर इज अकाउंटेबल फॉर हिज ऑन प्रॉफिट एंड लॉस। तो वो अपने लिए ही रिस्पॉन्सिबल है, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्रॉफिट है या लॉस है, दोनों के लिए मैनेजर रिस्पॉन्सिबल है। फ्लेक्सिबल नेचर का है,
एक्सपेंशन एंड ग्रोथ का भी चांस है, जैसे कि डाइवर्सिफिकेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज न्यू डिवीजन कैन बी एडेड विदाउट इंटरप्रिटेशन ऑफ एक्सिस्टिंग डिसीजन। हमने अगर कोई नया डिपार्टमेंट वहाँ पे बनाना है तो एक्सिस्टिंग जो फंक्शन डिपार्टमेंट है उनको कुछ इन्फॉर्म करने की या फिर उनको डिस्टर्ब हो गए ऐसा कुछ नहीं होगा। हमने बनाना है तो हम न्यू अपने एंड से बना सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है? डिपार्टमेंट कॉन्फ्लिक्ट होगा, जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट में अराइज अमॉन्ग डिफरेंट डिपार्टमेंट सच एज प्रोडक्शन, मार्केटिंग, सेल्स एक्सेट्रा which respect to the allocation of the fund a particular department may seeks to maximize its profit at the cost of the other department। वहाँ पे क्या होगा कि हर डिपार्टमेंट यही सोचेगा कि मैं अपना गोल अचीव करूँ और दूसरे जो डिपार्टमेंट है उसके रिलेटेड मुझे कोई इश्यू नहीं है, उसका अगर नुकसान हो रहा है लेकिन मेरा फ़ायदा हो रहा है तो मैं वो करूँगा। तो यहाँ पे उसकी वजह से क्या होगा? कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। कॉस्टली नेचर का है क्योंकि ईच प्रोडक्ट डिवीजन हैज़ टू मेंटेन इट्स ओन फैसिलिटी एंड पर्सनल। तो हर डिपार्टमेंट, अगर हर प्रोडक्ट के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट हम बना देंगे तो वो बहुत कॉस्टली हो जाएगा। अपने एंड से उसको प्रॉपर फैसिलिटी भी चाहिए रहेगी। एंड सिंस दे में बी डुप्लीकेशन ऑफ एक्टिविटी भी हो सकती है उसकी वजह से। फिर इग्नोर ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। वहाँ पे क्या होगा? अपने ही जो मैंने अपना अलग डिपार्टमेंट बना दिया है तो मैं अपने गोल्स पे ही ध्यान दूंगी, ना कि पूरे ऑर्गेनाइजेशन के गोल पे। तो ये थोड़ा इग्नोर द ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट हो सकता है। दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? जो फंक्शनल स्ट्रक्चर है वो सिमिलर नेचर का होता है, जो ऐसे ग्रुपिंग कर रहा है ऐसे फंक्शंस की जो सिमिलर नेचर के हैं। तो डिविजनल स्ट्रक्चर रेफर टू द ग्रुपिंग ऑफ द जॉब्स रिलेटेड टू वन प्रोडक्ट एंड अंडर वन डिपार्टमेंट। वो प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग उसका होता है, यहाँ पे फंक्शन के अकॉर्डिंग हो रहा है। स्पेशलाइजेशन में फंक्शनल स्पेशलाइजेशन है, ये प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन है। रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे किस तरह से होगी? फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पर्टिकुलर डिपार्टमेंट इज डिफिकल्ट। यहाँ पे डिफिकल्ट हो जाती है। यहाँ पे फिक्सिंग फॉर अ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट ईजी, क्योंकि पूरा अलग ही डिपार्टमेंट यहाँ पे क्रिएट हो गया है और यहाँ तो फंक्शन के अकॉर्डिंग है, तो यहाँ पे उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी फाइंड आउट करनी थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती है। कॉस्ट कैसा है? डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होता है तो ये इकोनॉमिकल है। इट इज़ नॉट इकोनॉमिकल एज ऑल रिसोर्सेज आर रिक्वायर बाय द ईच डिपार्टमेंट। यहाँ पे हर प्रोडक्ट के लिए अलग डिपार्टमेंट बना दिया गया है, तो इसकी वजह से क्या होगा? रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा यूज़ होंगे, ये इकोनॉमिकल नेचर का नहीं है। सूटेबल कहाँ पे होगा? जहाँ पे सिंगल प्रोडक्ट है वहाँ पे, एंड स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पे फंक्शनल स्ट्रक्चर सूटेबल है। एंड डिविजनल है वो जहाँ पे वेराइटी एंड लार्ज है प्रोडक्शन स्ट्रक्चर, तो वहाँ पे डिविजनल सूटेबल होगा। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में तो दो टाइप के हमने ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेंगे, फॉर्मल टाइप के एंड इनफॉर्मल। तो फॉर्मल में क्या होगा? पूरा स्ट्रक्चर वे में चीज़ें चलेंगी। एंड इनफॉर्मल तो जैसे हमें पता ही है, जहाँ पे कोई स्ट्रक्चर वे में नहीं होगा, जहाँ पे लोग अपने एंड से अच्छे से बात कर सकते हैं। फॉर्मल में क्या होगा? वेल डिफाइंड जॉब्स होगी उनको, और यहाँ पे ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पहले से क्लैरिफाई होगी। पर्टिकुलर टास्क किस तरह से उनको परफॉर्म करने हैं वो भी पहले से पता होगा। और ईच लेवल आर क्लियरली डिफाइंड। हर लेवल है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, हर को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड पोजीशन पता होगी। कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए सभी काम कर रहे हैं। एंड ईच पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर द परफॉर्मेंस। जो बंदा जिसको जो जॉब सौंपी गई है उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल होगा। एंड प्री डिटरमाइंड गोल है जो उसके लिए वो जो सुपीरियर है सबऑर्डिनेट वो अपने एंड से अच्छे से काम करेंगे। द स्ट्रक्चर ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कैन बी फंक्शनल और डिविजनल। तो वो दोनों टाइप के हो सकता है, फंक्शनल भी एंड डिविजनल भी। फीचर क्या है? जहाँ पे फॉर्मेशन टॉप लेवल मैनेजमेंट से एंड स्मूथ फंक्शनिंग के लिए स्टार्ट होती है। पर्पस क्या है? मोर एम्फसाइज ऑन वर्क। ठीक है, यहाँ पे इंटरपर्सनल रिलेशन पे ध्यान नहीं दिया जाता, रादर देन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। मतलब यहाँ पे इनफॉर्मल नेचर का बातें कुछ होती नहीं है, सिर्फ काम पे ही फोकस करा जाता है। रिपोर्टिंग रिलेशन होता है जहाँ पे ईच पर्सन इज क्लियरली डिफाइंड कि किसको कौन से पर्सन को रिपोर्टिंग करनी है। स्टेबिलिटी, वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर होती है। चेन ऑफ कमांड एंड कम्युनिकेशन, तो ऑफिशियल चेन मेंटेन करते हैं। फ्लेक्सिबल नेचर का नहीं होता, ये रिजिड होता है क्योंकि हर जो प्रिस्क्राइब मैनर से ही उनको काम करना होता है। कोऑर्डिनेशन कैसा होगा? वेरियस डिपार्टमेंट के बीच फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपर वे में होगा। फिर एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, तो फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी,
उनको पता होगी कि मुझे कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी काम करनी है, उनका ड्यूटीज़ भी क्लियर होगी कि मुझे किस ड्यूटी के अंदर काम करना है। यूनिटी ऑफ कमांड के तहत काम हो गए, एक पर्सन को एक ही बंदे से ऑर्डर मिलेगा। हेल्पफुल इन अचीविंग गोल्स, जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल है वो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की वजह से अच्छे से क्लियर फुलफिल हो सकते हैं। प्रोवाइड स्टेबिलिटी, यहाँ पे स्टेबिलिटी नेचर का है। कन्वीनियंट टू लोकेशन है, लीगल सपोर्ट वहाँ पे मिलता है क्योंकि सभी चीज़ें रिटन फॉर्म में होगी तो यहाँ पे हमारे पास प्रूफ रहेगा। डिसएडवांटेज क्या है? डिले इन एक्शन। ठीक है, किसी ने अगर लोअर लेवल से टॉप लेवल तक कुछ बात पहुंचानी है तो उसका जो चेन है, स्केलर चेन, वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है और डिले भी हो जाता है। लैक ऑफ इनिशिएटिव, यहाँ पे लोअर लेवल वाले बंदों को कुछ इनिशिएट लेना है, कुछ आइडिया देने हैं टॉप वाले लोगों को, तो वो नहीं पहुँचा सकता। इग्नोर ह्यूमन एलिमेंट, यहाँ पे सिर्फ वर्क पर ही फोकस करा जाता है, ऐसा नहीं माना जाता कि वो इंसान है, उनको भी रेस्ट की रिक्वायरमेंट है। ऐसा ही माना जाता है कि वो उनका 8 घंटे का काम है तो उनको पूरा 8 घंटे एकदम उनका यूटिलाइज हो जाए इस तरह से। तो आप अच्छे से यहाँ पे पॉज करके पढ़ लीजिएगा, वही चीज़ें हैं मैंने जो अभी समझाई है। फिर है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो इनफॉर्मल नाम से पता चल रहा है जहाँ पे बियॉन्ड देयर ऑफिशियल डिफाइंड रोल्स, तो उनके रोल्स के अलावा सोशल रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए जो बातें चलती है वो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में आ जाएगी। जहाँ पे इसका फॉर्मेशन किस टाइप का होता है कि यहाँ पे इट्स ऑन विद इन द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ड्यू टू इंटरेक्शन अमॉन्ग द एम्प्लॉयज़। जहाँ पे हम काम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली एक दूसरे के साथ जो कम्युनिकेशन होता है वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, अगर हम कोई काम के अलावा कोई बात कर रहे हैं तो। पर्पस क्या होता है? सेटिस्फाई सोशल एंड कल्चरल नीड एंड फुलफिल कॉमन इंटरेस्ट ऑफ द मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो बस अपना मन हल्का करने, रिलैक्स करने के लिए हम बात करते हैं। रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, यहाँ पे कोई डिफाइंड पैटर्न नहीं होता है, नो किसी के लिए कोई पर्दा किसी के लिए अथॉरिटी वाला नहीं होता, कोई किसी के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। स्टेबिलिटी कैसी होती है? लैक ऑफ स्टेबिलिटी होती है क्योंकि प्रॉपर कोई स्ट्रक्चर फॉलो नहीं होता है। और कम्युनिकेशन यहाँ पे कोई डायरेक्शन से नहीं होती है, जहाँ पे लोअर लेवल वाले बंदे भी टॉप लेवल से बात कर सकते हैं। फ्लेक्सिबल नेचर की बात करें तो फ्लेक्सिबल है कोई, क्योंकि यहाँ पे कोई प्रॉपर स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं होता है। एडवांटेज की बात करें तो फास्टर कम्युनिकेशन है, यहाँ पे लोअर लेवल वाले को अगर टॉप लेवल से बात करनी है इनफॉर्मल वे में तो वो फटाफट हो जाती है। फुलफिल सोशल नीड, यहाँ पे ह्यूमन एज अ सोशल एनिमल, तो उनको अगर बात करने के लिए लोग चाहिए तो यहाँ पे हो जाती है। हेल्प इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, कभी कभी मन हल्का करने के लिए एक दूसरे से बात कर लेनी चाहिए, तो वहाँ पे वही है, उसकी मदद से क्या होगा, उनका स्ट्रेस कम हो जाएगा और वो काम पे और ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। डिसएडवांटेज की बात करें तो रेसिस्टेंस टू चेंज, यहाँ पे वो चेंज के लिए रेडी नहीं है। स्प्रेड ऑफ र्यूमर्स, तो र्यूमर्स बढ़ने के चांस ज़्यादा है यहाँ पे। एंड प्रेशर ऑफ द ग्रुप नॉर्म्स, तो यहाँ पे वो ऑफिस से बढ़कर अपना अलग अलग ग्रुपिंग्स हो जाती है। ठीक है, 4 लोग यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 5 यहाँ पे, इस तरह के यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही ग्रुपिंग हो जाती है, जिसकी वजह से वो अपने अपने ग्रुप के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग काम करते हैं। तो ये अच्छे से लिखा हुआ है, आप पॉज करके अच्छे से पढ़ लीजिएगा। डिफरेंस देख लेते हैं फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बीच। तो ये फॉर्मल में तो जॉब एंड पोजीशन फिक्स होती है, नॉन एज फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, एंड यहाँ पे सोशल रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए इंटरेक्शन करते हैं एम्प्लॉयज़। फिर फॉर्मेशन किस नेचर का होता है? डिलीवर बाय द पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन रूल्स एंड पॉलिसी, तो ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एंड पॉलिसीज के अंडर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट होती है, जबकि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा, रिजल्ट ऑफ सोशल इंटरेक्शन के रिजल्ट की वजह से इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट होती है। फ्लो ऑफ अथॉरिटी कहाँ पे होगी? टॉप टू बॉटम, एंड यहाँ पे कैन फ्लो इन ऑल दी डायरेक्शन, यहाँ पे कोई फ्लो का फिक्स नहीं होता डायरेक्शन। बिहेवियर किस नेचर का है? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर इज प्रिस्क्राइब बाय द मैनेजर, तो मैनेजर ही डिसाइड करेगा कि किस टाइप का उसका नेचर होगा। एंड देयर इज नो सेट पैटर्न ऑफ बिहेवियर। नेचर किस टाइप का है? ये रिजिड नेचर का है, ये फ्लेक्सिबल नेचर का है। पर्पस क्या है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का? कि वर्क करने के लिए क्रिएट करा जाता है, जहाँ पे हमने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करना है। एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बस प्रोवाइड सोशल सेटिस्फेक्शन ऑफ द एम्प्लॉय। तो आई होप सो इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।